गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो आपका पाठ है, इसमें मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग रूप है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग का एक चित्र है यहाँ पे, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं। ठीक है, नाम यह विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऐसी तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर दोनों विद्यमान रहते हैं, एवं वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है, तीन चीज आ रही है इसमें कि ऐसी तरंगे जिनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। और दोनों अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा का मतलब है तरंग के चलने की दिशा। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक चित्र दिखाया गया है, तरंग रूप दिखाया गया है। तो इसमें जो ये ब्लैक इंक से दिखाया गया आपको, ये तरंग जो है वैद्युत क्षेत्र के तरंग, वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र जो है समय के साथ लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है? समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है। यहां पे जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो रहा है? लगातार आवर्त रूप से परिवर्तित हो रहा है। और ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग के चलने के साथ साथ आवर्त रूप से परिवर्तित हो रहा है। परंतु इसमें वैद्युत क्षेत्र ये एक्स अक्ष के प्रति सममित है, ये एक्स अक्ष ऊपर की दिशा में लिया गया समय। ठीक है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र भी ये वाई अक्ष के प्रति सममित है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, इस दिशा में, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो वाई अक्ष के प्रति होगा, ऐसे ये इस प्रकार से। वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के प्रति होगा, इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा। और तरंग किस दिशा में चल रही है? जेड अक्ष की दिशा में चल रही है। तो एक्स वाई, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इसका अर्थ है कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के चलने की दिशा तीनों एक दूसरे की क्या है? लंबवत है। ठीक है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों के साथ क्या है? लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। वैद्युत क्षेत्र का मान आप लगातार देख रहे हैं, घट रहा है, फिर बढ़ के अधिकतम हो रहा है, फिर घट के शून्य हो रहा है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, फिर अधिकतम, फिर घट के शून्य। यही क्रम बार बार हो रहा है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है, फिर घट के शून्य हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है, फिर घट के शून्य हो रहा है, फिर यही क्रम बार बार आ रहा है। तो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी समय के साथ साथ आवर्त रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे हैं जिनमें वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ आवर्त रूप से समान कला में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या होगा? जिस समय वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा उस समय चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? अधिकतम होगा। जब वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो रहा है? उस समय शून्य हो रहा है। ठीक है ना, ये इसकी विशेषता है। जब वैद्युत क्षेत्र धन दिशा में अधिकतम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी धन दिशा में क्या होगा? अधिकतम होगा। जब वैद्युत क्षेत्र शून्य हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो गया। जब वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में अधिकतम हो तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहां से विपरीत दिशा में अधिकतम हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये समान कला में रहते हैं और ये सरल आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार की तरंगे क्या कहलाती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अब वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत रहते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा होगी। ठीक हो गया। अब मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए एक सिद्धांत दिया। तो मैक्सवेल ने कहा, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो मैक्सवेल का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, वो ये है कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है ना,
कि जो हमारा सूर्य प्रकाश है वो भी क्या है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो प्रकाश तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अर्थात प्रकाश तरंगों में भी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं और तरंग के संचरण के दिशा के भी लंबवत रहते हैं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये समय के साथ साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये समान कला में रहते हैं। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र के लिए कहा गया वही प्रकाश के लिए कहा गया। तो मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र समान कला में होंगे, समय के साथ परिवर्तित होंगे और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे और तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र के कंपन क्या हो रहे हैं? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कंपन भी क्या है? वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है। तरंग चुंबकीय क्षेत्र के कंपन किस दिशा में हो रहे हैं? वाई अक्ष की दिशा में। ठीक है, अब वाई अक्ष में क्या होती है? जेड अक्ष में लंबवत होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन भी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश तरंग ये क्या है? एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक हो गया, ये आपका मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत है। अब जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रभाव समान होता है, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे फोटोग्राफिक प्लेट को वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? ज्यादा प्रभावित करता है। फोटोग्राफिक प्लेट को वैद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावित करता है। वैद्युत क्षेत्र ये क्या करता है? फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र फोटोग्राफिक प्लेट में नगण्य प्रभाव डालता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तुलना में। दूसरा, जो वैद्युत क्षेत्र हमारे नेत्रों पे जो प्रकाश संवेदना है, ठीक है, यानी हमारे नेत्र पे प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पे। ठीक है, जब प्रकाश हमारे नेत्र पे पड़ता है और वो रेटिना पे क्या बनाता है? किसी वस्तु का वहां पर अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब के बनने में वैद्युत क्षेत्र का ज्यादा योगदान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का बहुत कम योगदान होता है। ठीक है, तो नेत्र में प्रकाश संवेदना उत्पन्न करने में वैद्युत क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का ज्यादा योगदान नहीं होता है। ठीक हो गया, तो इसीलिए वैद्युत क्षेत्र को इसको प्रकाश क्षेत्र सदिश भी हम कह सकते हैं। इसको वैद्युत क्षेत्र को समझ गए, या प्रकाश वेक्टर कह सकते हैं। क्यों वैद्युत क्षेत्र को प्रकाश वेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो प्रकाश तरंगे हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगों के द्वारा जब हमारे नेत्र पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब बनने में ज्यादा योगदान उस प्रकाश तरंग में विद्यमान वैद्युत क्षेत्र का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा नहीं होता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर को प्रकाश वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रभाव डालती हैं, परंतु उस विद्युत चुंबकीय तरंग में ज्यादा प्रभाव कौन डालता है? वैद्युत क्षेत्र। इसीलिए यह प्रकाश तरंगें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, पर उस प्रकाश तरंग में दो वेक्टर है, कौन? वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर। तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करने वाली जो प्रकाश तरंगें होती हैं, उन प्रकाश तरंगों में भी केवल वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ही क्या करता है? फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करता है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर प्रभावित नहीं कर पाता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र वेक्टर को प्रकाश वेक्टर कहते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ही किसी वस्तु के दिखाई देने में या फोटोग्राफिक प्लेट पर अधिक प्रभाव डालता है, इसलिए। ठीक है, अब जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनकी खोज, इनकी परिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? सन 1873 में किसने की थी? मैक्सवेल ने। ठीक है,
मैक्सवेल ने सन 1873 में जब अपनी समीकरणें दी तो उस समय इन्होंने ये कल्पना की कि विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्यमान है, पर ये प्रायोगिक सत्यापन नहीं कर पाए थे इसका। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रायोगिक खोज है वो की है सन 1887 में हर्ट्ज ने। किसने? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। ठीक हो गया। ये इनका नाम है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज इन्होंने जो है सन 1887 में प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। अब कैसे किया इन्होंने? तो इसके लिए हर्ट्ज का प्रयोग है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के लिए हर्ट्ज का प्रयोग। ठीक है। हर्ट्ज के अन्य प्रयोग भी हैं। तो ये कौन सा प्रयोग है? यह है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पत्ति के लिए हर्ट्ज का प्रयोग। हर्ट्ज ने क्या किया? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने सन 1887 में उन्होंने जो है आवेशित कणों को दोलन गति कराई। तो जब कोई आवेशित कण दोलन गति करते हैं, कंपन गति करते हैं, तो आवेशित कणों के दोलन गति के फलस्वरूप एक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये तरंगें क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? आवेशित कणों का दोलन करना। ठीक है ना। तो इन्होंने आवेशित कणों को दोलन गति कराई और तब जाके विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया और उनको संसूचित किया। संसूचित माने ये उनको किसी यंत्र के द्वारा ये पता चला कि ये तरंगें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग या तरंग उत्पन्न हुई डिटेक्टर के द्वारा। तो उनका हर्ट्ज का प्रयोग का जो उपकरण है वो यहां पर दिखाया गया है। ये वाला ये क्या है? हर्ट्ज के प्रयोग का उपकरण है। इसमें क्या होता है? S1 और ये S2 ये धातु की दो पत्तियां हैं। धातु की पत्तियां ये S1 और S2 धातु की दो पत्तियां हैं। इनको R1 और R1 R2 ये पीतल की छड़ें हैं। ठीक हो गया। S1 S2 क्या है? धातु की पत्तियां या प्लेटें कह सकते हैं इसको। इन धातु की प्लेटों को दो पीतल की छड़ों R1 R2 से संबंधित किया गया है। ठीक है ना। और इन R1 R2 छड़ों के अंतिम सिरों पर यहां पर धातु के दो गोले लिए गए। ये गोले A1 और A2। A1 A2 ये क्या है? धातु के गोले। ठीक हो गया। तो पीतल की छड़ों के अंतिम सिरों पर धातु के गोले जोड़ दिए गए और तब इन गोलों का संबंध, धातु के गोलों A1 A2 का संबंध एक प्रेरण कुंडली, ये प्रेरण कुंडली है। प्रेरण कुंडली एक ऐसी कुंडली होगी जिसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दोनों कंबाइंड जुड़ी होंगी। इस तरफ इसमें द्वितीय कुंडली, इस तरफ इसमें प्राथमिक कुंडली। जैसा आपका ट्रांसफार्मर में होता है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होता है, वैसे इसमें भी होता है। ठीक है। इंडक्शन कॉइल में तो इसमें क्या होगा कि ये धातु के जो दो गोले हैं A1 A2 इनका संबंध द्वितीय कुंडली से किया गया है। इस तरफ द्वितीय कुंडली है। ठीक है। ये इसका सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है, पूरा चित्र नहीं है यहाँ पे। तो यहां पर जो द्वितीय कुंडली होगी इस तरफ द्वितीय कुंडली का संबंध किससे किया गया? धातु के दोनों गोलों A1 A2 से किया गया और प्राथमिक कुंडली यहां पर जो है विभवांतर आरोपित किया गया प्राथमिक कुंडली में। ठीक है। ये प्रेरण कुंडली है कंबाइंड। ठीक है। अब P का मतलब प्राथमिक कुंडली, S का मतलब सेकेंडरी कॉइल। तो A1 A2 का संबंध S से किया गया, द्वितीय कुंडली से किया गया। अब प्राथमिक कुंडली पर तब जो विभवांतर है उस विभवांतर को आरोपित किया गया और यहां पर द्वितीय कुंडली पर एक उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। ये उच्च विभवांतर जब यहां उत्पन्न होता है तो यहां पर क्या होगा? A1 A2 गोलों के बीच यहां पर अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। यहां पर एक संरचना और दिख रही है। यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के संसूचन के लिए, ये संसूचन का मतलब
ये पता करना कि विद्युत चुंबकीय तरंगें वाकई में पैदा हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसके लिए यहां पर एक डिटेक्टर संसूचक लगा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे, हवाई अड्डों पे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनके पास एक डिटेक्टर होता है, वो हमारे शरीर के आसपास उसको ले आते हैं, ये पता करने के लिए कि हमने कोई औजार या कोई जैसे माने जिनसे हमें कोई नुकसान ना कर पाए, बंदूक या कोई यंत्र, ऐसा विध्वंसक यंत्र छुपा तो नहीं रखा है, उस चीज का पता करने के लिए उसे कहते हैं डिटेक्टर, यानी जो पता करता है किसी चीज का पता करने, संसूचक। तो यहां पर एक संसूचक बनाया, ये संसूचक भी क्या किया उन्होंने, यहां पर धातु के दो छोटे छोटे गोले D1 D2 ले रखे हैं और इन गोलों को एक वृत्ताकार रूप से धातु के तार से यहां पर जोड़ दिया, तो ये यहां पर संसूचक बन गया। इस संसूचक के द्वारा ये पता चला कि यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ यहां पर इफेक्ट आया होगा। तो बता रहा मैं क्या आया इफेक्ट, देखिए इसको, यहां पर क्या है कार्यविधि में क्या, ये तो मैंने बनावट बता दी इसकी। इसमें प्रेरण कुंडली की, प्रेरण जो कुंडली है इसके द्वितीय कुंडली पर उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है और ये उच्च विभवांतर A1 A2 गोलों के सिरों के बीच भी उत्पन्न हो जाता है। इससे A1 A2 के बीच यहाँ पर जो वायु होती है, A1 A2 गोलों के बीच क्या होगी यहाँ पे वायु, वायु में क्या होंगे गैस के कण होंगे, गैस के कण या परमाणु अणु होंगे, वो वैसे क्या होंगे उदासीन होंगे, पर उच्च विभवांतर उत्पन्न होने पे A1 A2 के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न होने पे A1 A2 के बीच जो वायु होगी, वायु के कण या वायु में जो परमाणु अणु होंगे वो क्या होते हैं आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न होने पे A1 A2 के बीच की जो वायु है, वायु के कण या वायु के अणु परमाणु कह सकते हैं, वो आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब यहाँ पर धन और ऋण आयन उत्पन्न हो जाएंगे, या ये कह दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और धन आयन ये उत्पन्न हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश हो गया और धनायन पे क्या हो गया धनावेश हो गया, ठीक है। जबकि वायु के वही परमाणु या अणु पहले क्या थे उदासीन थे, ठीक है। तो अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न होने पर वहां पर वो उदासीन कण क्या होंगे आयनित होंगे, अर्थात यहाँ पे धनायन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, ठीक है। अब अत्यधिक जो ये इलेक्ट्रॉन और धनायन उत्पन्न हुए, ये क्या करते हैं, ये चालक ये क्या करते हैं एक आवेशों के विसर्जन के लिए चालकीय पथ प्रदान करते हैं, और इससे क्या होता है यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों के उत्पन्न होने से या धनायन के उत्पन्न होने से, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक विभवांतर है, वायु के कण आयनित हो चुके हैं, तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, स्पार्क उत्पन्न होता है, जबकि यहाँ पहले कोई स्पार्क नहीं था। तो यहाँ पर जो स्पार्क उत्पन्न होता है ये स्पार्क आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये स्पार्क जब आगे बढ़ता है तो D1 D2 जो ये संसूचक के गोले हैं, इन गोलों के अंदर भी चिंगारी उत्पन्न होती है। ये चिंगारी जब यहाँ पहुंचती है तो ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तरंग यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है। और वो तरंग का जब उस तरंग का इन्होंने हर्ट्ज ने अध्ययन किया तो ये पाया कि वो कौन सी तरंग थी, विद्युत चुंबकीय तरंग थी, और उस तरंग में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान थे, एक दूसरे के लंबवत थे, और ये दोनों तरंग संचरण के भी लंबवत थे, ठीक है। तो ये इनके उपकरण का बनावट और कार्यविधि है। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग के द्वारा जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य थी, तरंग है तो तरंग की क्या होगी आवृत्ति भी होगी, तरंग दैर्घ्य भी होगी और वेग भी होगा। तो हर्ट्ज के प्रयोग में प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य थी वो 5 मीटर के करीब थी, किसके करीब 5 मीटर, ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से यहां पर यह आपने क्या पढ़ा, ये पढ़ा आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी कि कैसे इसकी खोज हुई प्रयोग द्वारा। दूसरा है इसमें बोस की खोज, ठीक है। तो बोस ये कौन थे, ये वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना होगा आपने, बंगाल पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है जगदीश चंद्र बोस ने हर्ट्ज के प्रयोग के 7 साल बाद अपना एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग के द्वारा ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन किया। तो बोस ने भी हर्ट्ज के प्रयोग के 7 साल बाद
विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया और इन्होंने जो है कुछ मिलीमीटर तक की तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया। ठीक है, कम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया। इनके द्वारा जो बोस का प्रयोग है, बोस ने भी अपने प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया और इनके द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य थी वो 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक की थी। ठीक है, इसके बाद मार्कोनी का प्रयोग। मार्कोनी ने भी इसी समय अपने प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया। अब मार्कोनी ने कुछ किलोमीटर तक चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया। ठीक है, माने इनके द्वारा प्राप्त जो तरंगें थी वो कुछ किलोमीटर तक गमन कर सकती थी। तो मार्कोनी ने जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज कर दी, उसके बाद एक यंत्र बनाया गया, डिवाइस जिसे कहते हैं बेतार का तार। तो बेतार का तार ये जो है मार्कोनी की खोज है। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका उपयोग होता है। तो मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? बेतार के तार की। इसमें इसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज है बेतार का तार। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसकी कल्पना में पहले इसको बनाने में विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज किया गया और मार्कोनी ने ही क्या किया? बेतार के तार का आविष्कार किया। ठीक है ना। अब आपने पढ़ा विद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास। हर्ट्ज का प्रयोग, सबसे पहले हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रयोग द्वारा प्राप्त किया है। परिकल्पना के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, परंतु प्रयोग द्वारा हर्ट्ज ने। ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद जगदीश चंद्र बोस और क्या मार्कोनी ने भी अलग अलग प्रयोगों में विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्राप्त किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण क्या हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण लिखिए। ठीक है ना। तो इसमें अगली हेडिंग में बता रहा हूं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या दीजिए, विशेषताएं क्या दीजिए, अभिलक्षण क्या दीजिए, सब एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हीं को शॉर्ट में कई बार EM वेव्स भी कहा गया होगा। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनके अभिलक्षण, इनके गुण क्या हैं? तो सबसे पहला गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं। ठीक है, कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश, क्योंकि दोनों सदिश राशियां हैं। तो कई जगह वैद्युत क्षेत्र सदिश, अब चुंबकीय क्षेत्र सदिश लिखा होगा, वो भी ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हैं? सदिश राशियां हैं। तो इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं, दोनों उपस्थित रहते हैं और एवं एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। एक दूसरे के
लंबवत रहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, ये तरंगें क्या करती हैं? ऊर्जा का स्थानांतरण भी कर सकती हैं। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। ठीक है। तीसरा, कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए मैं E लिख रहा हूं और चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैं वेक्टर B लिख रहा हूं। E एवं B अर्थात वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। तो चलने के लिए कहेंगे हम संचरण। ठीक है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहते हैं। चौथा, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक नहीं है। अर्थात ये तरंगें माध्यम है तब भी संचरण कर सकती हैं, तब भी चल सकती हैं, और कोई माध्यम नहीं है अर्थात निर्वात है तब भी चल सकती हैं। ठीक है, तो ये तरंगें किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं। ठीक हो गया। इन तरंगों के संचरण के लिए या गमन के लिए माध्यम होना आवश्यक नहीं है। हो गया, माध्यम है तब भी चलेंगी। जैसे सूर्य प्रकाश क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, पर सूर्य प्रकाश सूर्य से जब हम तक पहुंचता है तो बीच में क्या होता है? बीच में कहीं निर्वात पड़ता है, वो निर्वात में चल सकता है। फिर वायु वाला हिस्सा पड़ता है, वहां भी चल सकता है। जल में भी कुछ गहराई तक जाता है। ठीक है ना। तो इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक नहीं है। ठीक हो गया। अब एक गुण और लिख दीजिए कि ये कैसे प्राप्त होती हैं। तो ये तरंगें कैसे प्राप्त होती हैं? आवेशित कणों के दोलन गति, कंपन गति या अवमंदन के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो ये जो तरंगें हैं, ये जो हैं आवेशित कणों के दोलन गति से प्राप्त होती है। ये तरंगें आवेशित कणों की दोलन गति से प्राप्त होती हैं। दोलन गति से प्राप्त होती हैं। चाहे वो आवेशित कण दोलन गति कर रहे हैं, अवमंदित दोलन कर रहे हैं, कंपन गति कर रहे हैं। कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी? आवेशित कणों की कंपन गति या दोलन गति से विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, ये तरंगें मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला, इन तरंगों का अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग, इनका निर्वात में वेग 3 गुणा गया 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इनका निर्वात में वेग क्या है? 3 गुणा गया 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इस वेग को स्मॉल c से प्रकट करते हैं। स्मॉल c से, स्मॉल c मतलब प्रकाश का निर्वात में वेग। ठीक है, याद रखना इसको। फिर ये जो तरंगे हैं, किसी माध्यम में, जैसे निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या हो गई? 3 गुणा के 10⁸ 8। ठीक है, तो यहां पर
अगर निर्वात दिया कोई और माध्यम है तो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का जो सूत्र होगा वो सूत्र है, माना किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल ही है, तो ये V बराबर होता है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन, जहां म्यू क्या है, वो माध्यम की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर म्यू 0 होगा तो निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन 0 होगा तो निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है ना। इसी को अगर हम आगे हल करें तो ये कन्वर्ट होता है 1/√μ को हम लिख सकते हैं μr इंटू μ0, म्यू माने माध्यम की चुंबकशीलता, और ये किसके बराबर होता है, μr इंटू μ0। μr क्या है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, और ये μ0 निर्वात की चुंबकशीलता। ऐसे एप्सिलॉन को लिखेंगे एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक हो गया। और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 इंटू √μr एप्सिलॉन r। ठीक है। अब ये जो राशि है, ये राशि है निर्वात में प्रकाश का वेग। आपने ये पहले गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र उस पार्ट में इसको पढ़ा भी है कि C = 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, 1/√μ0 एप्सिलॉन 0, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, C माने निर्वात में प्रकाश का वेग, ये वाला 3 × 10⁸, ये इसका मान 3 × 10⁸ होता है भाई। तो V बराबर आ गया, इसको C लिख दीजिए, स्मॉल c √μr एप्सिलॉन r। तो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल V बराबर क्या होगा, C/√μr एप्सिलॉन r। म्यू r क्या है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, और एप्सिलॉन r माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता। उसमें आपेक्षिक शब्द आ जाएगा। फिर इसमें ये जो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जो है इनका परावर्तन भी होता है। ये परावर्तन की घटना को प्रकट करती हैं, अपवर्तन की घटना को प्रकट करती हैं, विवर्तन की घटना को प्रकट करती हैं, व्यतिकरण की घटना को प्रकट करती हैं। तो इन तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण भी होता है। ये इन घटनाओं को प्रकट करती हैं। फिर अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ संवेग भी संबद्ध होता है, क्योंकि इन तरंगों में ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा का संचरण करती हैं, तो इन तरंगों के साथ संवेग भी संबद्ध होता है। इन तरंगों के साथ संवेग भी संबद्ध होता है। इन तरंगों के साथ संवेग भी क्या होता है, संबद्ध होता है। और ये तरंगें जब किसी सतह पर पड़ती हैं तो उस सतह पर दबाव डालती हैं। उस दबाव को कहते हैं विकिरण दाब। उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण दाब। ठीक हो गया। और एक इसमें कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र की औसत ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की औसत ऊर्जा, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र की औसत ऊर्जा, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी, ये क्या होती है, इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो ये आज आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में उसका इतिहास पढ़ा, फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के कई गुण पढ़े आपने। थैंक यू।